हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू नर्सिंग कंपस चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है इसमें, वो है इलेक्ट्रोलाइट। बेसिक से समझेंगे, बेसिक से समझते समझते आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट है a substance that when dissolved in solution gets ionized and its molecule is split and dissociate into electrically charged atoms and ions। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक ऐसा तत्व है या ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब हम किसी सॉल्यूट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं या टूट जाते हैं इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स या आयन में। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद समझना हमें कि ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हम समझ गए, लेकिन उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है एटम्स होता है। एटम्स हैज़ पार्टिकल्स नोन एज, 3 पार्टिकल्स होते हैं एटम्स में मेनली, या किसी भी एटम में। वो क्या क्या हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 3 पार्टिकल होते हैं, वो आपको याद रखने होंगे एटम्स के। क्या क्या? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। दूसरे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है उनमें, न पॉजिटिव न निगेटिव। और थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये जो आपका एटम होता है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, सो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे एटम क्या होता है? एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, इन दोनों से मिल करके न्यूक्लियस बनता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साइड में होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कैरी निगेटिव चार्ज। तो जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, न्यूक्लियस बना है। ये न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन से मिलकर के न्यूक्लियस बना है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें, इफ द एटम, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें डिस्कस करना वो ये है, इफ द एटम गेन्स, लूजेस और शेयर इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर न्यूट्रल। कोई भी एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाता है। ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज टू और मोर एटम्स दैट कंबाइंस टू फॉर्म अ सब्सटेंस। ये तो सबको ही पता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। जो मेन पॉइंट है इसके बाद आएंगे, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए इनको हम जल्दी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम के कम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? आयंस। आयन इज एन एटम दैट कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। कोई भी एटम जो कि किसी भी तरीके से पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को कैरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केटायन। An ion that carries a positive charge means it has more proton than electron is called cation। ठीक है। जैसे हमने देखा होगा आपने, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? केटायन का। क्यों? क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के नंबर में डिफरेंस है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? केटायन बोलेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एनायन। एन आयन दैट कैरीज अ निगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। ठीक है। ऐसा आयन जो कि निगेटिव चार्ज कैरी करे उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन माइनस, Cl माइनस। ठीक है। इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के नंबर्स में डिफरेंस है, जिसके वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज शो कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एनायन। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कभी कि केटायन और एनायन में क्या डिफरेंस होता है, तो केटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन में निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मेजरमेंट की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर। ठीक है। उसी तरह मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी, हर चीज़ का एक यूनिट होता है। तो फ्लूइड का मेजरमेंट हम करते हैं लीटर या मिलीलीटर में, तो उसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी का यूनिट की बात की जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स की यूनिट की बात की जाए, तो वो क्या होती है? मिली इक्विवेलेंट। ठीक है। तो 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनी केटायन always reacts chemically with 1 milli equivalent of an anion. 1 milli equivalent of any cation always reacts chemically with 1 milli equivalent of anion। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी इस पॉइंट को, कि 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन हमेशा 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनायन के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को डिस्कस करना है। हमारे बॉडी में फ्लूइड कहाँ कहाँ किन किन कंपार्टमेंट्स में होता है
वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, इसमें हमारे बॉडी का 70% फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनसाइड द सेल्स। अब मान लेते हैं कि ये अगर सेल्स हैं तो इन सेल्स के अंदर हमारे बॉडी का कितना परसेंट फ्लूइड है? 70% फ्लूइड है। तो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में 70% फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कितना है? 30% फ्लूइड है। तो कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे बॉडी में इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में कितना परसेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड है, तो 70% है। या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कितना परसेंट फ्लूइड है, तो 30% फ्लूइड है। ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में क्या मतलब हुआ कि आउटसाइड ऑफ द सेल्स। अब इसमें भी कुछ ये हैं अपने डिस्टिंक्शंस हैं, उन्हें देखते हैं क्या क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है, इंट्रावैस्कुलर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनसाइड द वेसल्स, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कितना परसेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड रहता है। तो हमारी टोटल बॉडी का 6% फ्लूइड जो है वो इंट्रावेस्कुलर यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में होता है। 6%, टोटल का 6%। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल स्पेस में कितना होता है? 22%। ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है वो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में 22%। और थर्ड है ट्रांस सेल्यूलर स्पेस, इसमें हमारे बॉडी का टोटल 2% ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है। ट्रांस सेल्यूलर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? CSF हो गया, लिम्फेटिक टिश्यूज़ हो गया, साइनोवियल जॉइंट्स हो गया है। ठीक है। जैसा आपको पता होगा साइनोवियल जॉइंट्स में भी एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। तो इन सब जगहों को मिला के क्या बनता है? ट्रांससेलुलर स्पेस। तो इस ट्रांससेलुलर स्पेस में हमारे बॉडी के टोटल का 2% फ्लूइड होता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, फ्लूइड इन ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। इन सभी कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मल फ्लूइड नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें। और यही इलेक्ट्रोलाइट फिर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किस चीज़ में? ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन अनदर। मतलब अगर फ्लूइड हमारे बॉडी से इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाना है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में जाना है, ठीक है, या इंट्रासेलुलर से इंट्रावैस्कुलर में जाना है, इंट्रावैस्कुलर से इंट्रासेलुलर में जाना है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड में कौन मदद करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स। जो फ्लूइड हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही हेल्प करते हैं हमें ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है। और ये चीज़ कब काम आती है? हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में ये चीज़ हेल्प करती है। ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। whenever an electrolyte moves out of the cell, another electrolytes move in to take its place। ठीक है। कभी भी इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मूव करता है तो उसका प्लेस लेने के लिए एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट उस जगह पे जाता है और इसी तरह से मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स हो पाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के हेल्प से। ठीक है। कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंट्रासेलुलर, इंट्रावैस्कुलर, ये सारे जो भी कंपार्टमेंट हैं, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। इसीलिए जब तक नीड ना हो तब तक फ्लूइड इन एंड आउट ऑफ सेल्स या इन एंड आउट ऑफ दीज स्पेसेस नहीं कर सकता है। जब तक बॉडी को नहीं ज़रूरत है तब तक फ्लूइड इन या आउट ऑफ वन प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकता, दूसरे प्लेस से कहीं और नहीं जा सकता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल किसी डिजीज़ या किसी इंजरी या किसी सर्जरी की वजह से। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, थर्ड स्पेसिंग। अब ये थर्ड स्पेसिंग क्या होता है? थर्ड स्पेसिंग इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन extracellular space as a result of a disease or injury। थर्ड स्पेस क्या होता है? इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का। कहाँ? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है किसी भी डिजीज़ या किसी इंजरी के वजह से, जहाँ पे कि वो फ्लूइड को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, दिस ट्रैप्ड फ्लूइड रिप्रेजेंट्स अ वॉल्यूम लॉस एंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। तो कभी भी थर्ड स्पेसिंग जब होती है तो उसको हमारी बॉडी कैसे ट्रीट करती है कि ये फ्लूइड लॉस हो गया है। ठीक है, फ्लूइड लॉस की तरह ही ये एक्ट करता है, लेकिन इसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है वो इवेंचुअली हमारे बॉडी के अंदर ही है, बस हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी भी तरह के इनटेक या आउटपुट चार्ट में नहीं उसको शो कर सकते हैं क्योंकि हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये किसी इंजरी या डिजीज़ की वजह से हुआ है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हुआ है, तो इस जो फ्लूइड, इस तरह के जो फ्लूइड शिफ्ट हैं, इनका बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या यूज़ भी नहीं हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड स्पेसिंग क्या क्या हैं? पेरिकार्डियल स्पेस, प्लूरल स्पेस, पेरिटोनियल स्पेस, जॉइंट कैविटीज़, बाउल, एब्डोमेन, सॉफ्ट टिश्यूज़। अगर इन सब जगहों पे किसी भी डिजीज़ या इंजरी की वजह से फ्लूइड का अक्युमुलेशन हो रहा है तो उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे, थर्ड स्पेसिंग। ठीक है, और इस तरह के फ्लूइड शिफ्ट का हम या हमारी बॉडी कहीं यूज़ नहीं कर सकती है क्योंकि ये नॉर्मल फ्लूइड शिफ्ट में नहीं आता, ये किसी डिजीज़ की वजह से या किसी इंजरी की वजह से फ्लूइड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड लॉस ड्यू टू थर्ड स्पेसिंग इज डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसको कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसको हम किसी भी तरह से इनटेक आउटपुट चार्ट में शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, एडिमा। अब एक कंडीशन आ जाती है एडिमा। एडिमा क्या होता है? एडिमा इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड in the interstitial space occurs due to alteration in oncotic pressure, capillary permeability and lymphatic obstruction। एडिमा कब कहते हैं?
फ्लूइड शिफ्ट हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, कितना शिफ्ट हो गया, एक्सेस अमाउंट में हो गया, इतना ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड शिफ्ट हुआ कि वो हमें हमारे नेकेड आई से दिखने लगा, एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। ये किन किन कारणों के वजह से हो सकता है, तो अगर किसी भी तरह से अल्ट्रेशन हुआ है ऑन्कोटिक प्रेशर में तब हो सकता है, कैपिलरी परमेबिलिटी में किसी तरह से प्रॉब्लम आई है तो उसकी वजह से भी फ्लूइड शिफ्ट हो सकता है, या फिर किसी तरह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो इसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है। अच्छा, एडिमा की बात करें तो दो तरह के एडिमा होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, फर्स्ट है लोकलाइज्ड एडिमा। ये क्या होता है, लोकलाइज्ड एडिमा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राउमा और इंजरी और सर्जरी, बर्न एक्सेट्रा। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लोकलाइज्ड एडिमा क्या है कि बॉडी के किसी लोकल या स्पेसिफिक पार्ट में एडिमा हुआ है, एक स्पेसिफिक लोकेशन में एडिमा हुआ है ड्यू टू एनी इंजरी, एनी सर्जरी या बर्न्स की वजह से, तो ऐसे एडिमा को हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड एडिमा। और सेकंड क्या है, जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा क्या है कि ये पूरी बॉडी में हमें दिखेगा, जनरलाइज्ड एडिमा पूरे बॉडी में दिखता है। जनरलाइज्ड एडिमा ऑल्सो कॉल्ड एनासार्का, ठीक है, जनरलाइज्ड एडिमा को और क्या बोलते हैं, एनासार्का, इज एक्सेसिव accumulation of fluid in interstitial space throughout the body, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, throughout the body as a result of cardiac, renal और लीवर फेल्योर, ठीक है, कार्डियक, रीनल और लीवर फेल्योर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड एडिमा। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि लोकलाइज्ड एडिमा और जनरलाइज्ड एडिमा में क्या डिफरेंस है, तो दो डिफरेंस है। लोकलाइज्ड एडिमा क्या होता है, बॉडी की किसी स्पेसिफिक पार्ट में होता है, ठीक है, वहीं जनरलाइज्ड एडिमा क्या है, थ्रू आउट द बॉडी हमें दिखता है। लोकलाइज्ड एडिमा क्या है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी सर्जरी की वजह से हो सकता है, या बर्न्स की वजह से हो सकता है। वहीं जो जनरलाइज्ड एडिमा है वो किसी कार्डियक इशू की वजह से, रीनल इशू की वजह से या लीवर फेल्योर की वजह से हो सकता है। और जो मेन पॉइंट है याद रखने का कि जनरलाइज्ड एडिमा को एनासार का भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड। हम लोगों ने देख लिया कि इंट्रासेलुलर स्पेस में 70% बॉडी फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में 30% बॉडी फ्लूइड होता है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट ये है समझने वाली कि बॉडी फ्लूइड का काम क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं एक बार। तो बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स। तो हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहा है वेरियस टिश्यूज़ में, या फिर जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे बॉडी से, वो हमारे बॉडी से बाहर निकलना है, वो कैसे हो रहा है, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स ही हमारे क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। इसीलिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी अल्ट्रेशन होगा तो वो क्या करेगा, फिर हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वेरियस डिजीजेस या वेरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, टोटल बॉडी फ्लूइड इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर
amounts about 60% of body weight in adults, 55% in older adults, and up to 80% in infants. ठीक है, तो हमारे टोटल बॉडी फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में, उसका 60% जो है, मतलब एडल्ट्स में 60% ऑफ जो बॉडी वेट है वो किसकी वजह से है? फ्लूइड्स की वजह से है। 55% ओल्डर एडल्ट्स में होता है, और बच्चों के बॉडी वेट का 80% जो है वो फ्लूइड्स की वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में बॉडी फ्लूइड या फ्लूइड शिफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ को मॉनिटर करना है तो। नेक्स्ट बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या हैं। बॉडी फ्लूइड्स कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज वाटर। वाटर सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी वजह से फ्लूइड शिफ्ट होता है, पर मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर है। सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन डज नॉट डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन, मतलब इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये जो ग्लूकोज है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं एटम्स या सब्सटेंसेस जो ब्रेक हो जाते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाता है 2 पार्ट में, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स जो हमने देखा, और मेरी फर्स्ट वीडियो थी। कुछ चीज़ें होंगी जो मिस्टेक हुई हैं मुझसे, उसको मैं आगे की वीडियोस में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आगे इस चैप्टर के क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए थैंक यू सो मच।